नमस्कार साथियों, भरत कोराना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। आज हम आए हुए हैं अमर ज्योति पब्लिक स्कूल भादराचुन। ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय जो कृषि संकाय के कारण काफ़ी चर्चा में है। मैं खुद इस विद्यालय का फ़ैन हो चुका हूँ और आज हम बात करेंगे यहाँ के संस्था प्रधान श्रीमान हनुमान सिंह जी बीटू से। तो चलते हैं उनकी ओर। बहुत बहुत आभार भरत जी का आप हमारे विद्यालय में पधारे। स्वागत है आपका। अमर ज्योति शिक्षण संस्थान परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता है कि आप यहाँ पधारे। जी सर, मेरा जो आने का मेन मकसद ये है कि कृषि संकाय है तो मैंने सुना भी है और अक्सर मैं आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी जा रहा हूँ तो ये चर्चा का विषय रह रहा है कि शायद इस क्षेत्र में कृषि संकाय नज़दीक में कहीं नहीं है। तो इसके संबंध में आप थोड़ा बताइए। सही बात है भरत जी। कृषि संकाय इधर रोहित से लेकर जालोर तक इस रोड पे देखें तो केवल अपने यहीं पे कृषि संकाय है। इधर पाली से लेकर आप सिवाना तक जाएंगे तो भी यहीं पे हैं, दूर दूर तक कोई कृषि संकाय नहीं। और कृषि संकाय की पहल हमने सबसे पहले की और इसकी प्रेरणा जो मैं आपको बताऊं तो हमें मिली जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजा जी गोपाल सिंह जी, जो खुद कृषि में स्नातक थे और उनके साथ मेरा काफ़ी मिलना जुलना होता था और वो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत भी रहे और हमारे विद्यालय के संरक्षक भी रहे। तो उनसे बातचीत होती रहती थी। वो कहते रहते थे कि आने वाला समय हनुमान सिंह वापस कृषि का होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि भारत को आगे जाना है तो कृषि को आगे ले जाना पड़ेगा। और उसी को प्रेरणा लेते हुए हमने सबसे पहले ये चुनाव किया कि भाई विद्यालय में कृषि संकाय होना चाहिए। और शुरुआत में कई सारी परेशानियां भी आई और अब ये संकाय काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है और कई सारे विद्यार्थी विशेषकर बालिकाएं तो और भी ज़्यादा रुचि ले रही हैं। तो बीटू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका विद्यालय कृषि संकाय में कब हुआ, मतलब किस वर्ष हुआ? ये 2016-17 की बात है। हमने कृषि विषय का चुनाव किया। उस समय हमने जब 12th की मान्यता ली तो हमने सोचा कि विज्ञान संकाय में तो बच्चे पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मेडिकल कर लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशंस भी है। गांव का बच्चा एक एवरेज होता है और यदि वो कृषि संकाय में शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा तो वो स्वरोजगार भी पैदा करेगा और नौकरी में भी जाएगा। तो उस प्रकार से हमने ये विचार किया। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ हनुमान सिंह जी आपसे कि इसमें ये काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं बच्चों को कि शायद इसमें स्कॉलरशिप नहीं आती होगी या फिर हमारे जेब से पैसे लग रहे हैं तो आगे फिर कॉलेज में क्या होता होगा। तो इस संबंध में आप थोड़ा अगर आप बताएंगे तो एक बच्चों में एक जागृति पैदा हो जाएगी, नहीं सच में ये चीज़ है। तो स्कॉलरशिप या प्रोत्साहन राशि जो सरकार द्वारा जो प्राप्त हो रही हो उसके संबंध में थोड़ा बताइए। ऐसा है ब्रज जी, जब 2020 के बाद में सरकार ने निश्चित किया, ये 19-20 के बाद में, कि भाई कृषि संकाय में जो रुचि आनी चाहिए थी वो आ नहीं पाई लोगों में, क्योंकि आर्ट्स साइंस तो जानते थे, कॉमर्स जानते थे कृषि के बारे में। तो कृषि विभाग ने एक प्रोत्साहन देने का निश्चय किया राजस्थान सरकार ने और एक निश्चित रूप से अच्छी पहल थी। तो शुरुआत में इन्होंने 11वीं-12वीं में 5,000 और कॉलेज स्तर पे 12,000 और PhD स्तर पे 15,000 रखा। पर ये राशि थोड़ी कम जान पड़ती थी। 5,000 में बच्चे थोड़ा मतलब वो एक के भी 5,000 ही मिल रहे हैं। तो अब ये पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि अब ये 15,000 कर लिए 11th-12th में और आगे जो कॉलेज स्तर पे 25,000 और PhD पर 40,000 कर लिए। और विशेषकर बालिकाओं के लिए की है, क्योंकि बालिकाएं ही हैं जो एक आगे तक अपने कृषि का वगैरह जो भी है, बोली चाहे वो जैविक खेती है, चाहे डेयरी है, चाहे वो मधुमक्खी पालन है, कई सारे ऐसे रोजगार उत्पन्न होंगे और उससे है जो आगे बढ़ सकते हैं अपन, देश की प्रगति हो सकती है। और कई सारे गवर्नमेंट जॉब भी इसमें ज़्यादा संभावना है आने वाले समय में, क्योंकि खेती पे ही आधारित अपनी अर्थव्यवस्था रही है और विशेषकर राजस्थान तो कृषि प्रधान राज्य है। तो इसके लिए तो आने वाले समय में रामबाण साबित होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जी बहुत धन्यवाद। और सभी से मेरी गुजारिश रहेगी, कृषि संकाय में आप संस्था प्रधान महोदय ने बताया है कि कुल 45,000 रुपये तक की राशि स्पेशल बच्चियों के लिए मिल रही है। तो निस्संदेह कृषि क्षेत्र में आप अपना भविष्य बना सकते हैं। और वापस से कहना चाहूँगा कि कृषि संकाय आने वाले समय में एक मांग है, क्योंकि आप विश्व के अन्य देशों में देखेंगे तो कृषि के कारण वो हालांकि उत्पादन में आगे बढ़ रहे होंगे पर कृषि के कारण कहीं न कहीं वो पीछे रहे हैं। और ये हमारा एक अच्छा प्रयास है राजस्थान सरकार का कि वो कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप कृषि में शायद बच्चों को, मैं भी कहना चाहूँगा हनुमान सिंह जी, कि वो अपना भविष्य बनाएं। और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपके एग्रीकल्चर में जो बच्चे हैं उस प्रकार से कोई टॉपर बच्चे होंगे जिनके नाम शायद मैं जान पाऊँ और मुझे भी अच्छा लगे कि यहाँ के परसेंटेज कितने बने हो 12th में? देखिए, शुरुआत की बात करूं मैं
तो पहले बैच में काफ़ी कुछ परेशानी हमारे पास रही कि कम बच्चे थे, फिर भी उसमें कई सारे बच्चे थे। जैसे एक मनीषा पटेल थी, उसका जेट में भी चयन हुआ, उसने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी दिया, अच्छा स्कोर प्राप्त किया पिछली बार, इस बार और तैयारी कर रही है। और भी पिछली बार भी 2-3 विद्यार्थी उदयपुर तैयारी कर रहे थे, उनके भी स्कोर अच्छे बने हैं। इसमें क्या होता है, एक तो जेट एग्ज़ाम होता है, एक ICR होता है और एक BHU का होता है, और बाकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वगैरह ये जनरल वैकेंसियाँ 12th पास आउट आती रहती है। तो अभी तक जो जागरूकता थी वो नहीं आई, अब जागरूकता आनी शुरू हुई है। अब बच्चे कोचिंग के लिए उदयपुर जयपुर वगैरह जा भी रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इस बार भी जो हमारा जो रिजल्ट रहा, तो उसमें दीक्षा सोलंकी है जो टॉप 88%, और जो नीतू है डरी से, उसने 87%, और पूजा देवासी उसने 82%। इन लड़कियां इसमें काफ़ी अग्रणी रह रही है, लड़के भी ले रहे हैं रुचि। और जहाँ तक जॉब की बात है, कई जगह भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, कृषि में कुछ बच्चा कर नहीं पाएगा, यानी कि कृषि में इतना कुछ कर सकता है। यदि आज के समय में देखें तो जैविक खेती है, डेयरी का काम है, क्योंकि खेतियाँ धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं, सीमेंट के जंगल बनते जा रहे हैं, और खेती के लिए नई तकनीक की आवश्यकता होगी। ज़मीन तो कम होती जा रही है, तो नई तकनीक तो ये विद्यार्थी ही कर पाएंगे जब ये शोध करेंगे, और सरकार इसीलिए इनको प्रोत्साहित कर रही है कि आप सीखिए कि किस प्रकार से नए तरीके से खेती हो सकती है, नए तरीके से डेयरी हो सकती है, नए तरीके से उत्पादन कैसे हो सकता है। तो उस पर कई सारे रोजगार पैदा होंगे, जगह जगह डेयरी प्लांट खुलेंगे, जगह जगह कृषि फार्म खुलेंगे, जगह जगह ऐसे जैविक खेती के प्लांट खुलेंगे। आजकल नई खेतियाँ आ गई है, सीप की खेती है, मधुमक्खी पालन है, कहीं इमारती लकड़ी की खेती है, और अपना रेगिस्तान का एरिया है, यहाँ पानी कम है, तो यहाँ पे बिना टेक्नोलॉजी का आप उत्पादन, वो केवल बारिश पे आधारित, फिर केवल कभी बारिश नहीं हुई और खेती बराबर नहीं हुई, किसान दबते जा रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि किसान की आय दुगना करना, चौगुना करना, तो इस शायद इन्होंने कुछ उत्पादन राशि में कुछ बढ़ोतरी भी की है, शायद ऐसा लग रहा है। तो मेरा एक और सवाल है, हालांकि मैं खुद पर्यावरण प्रेमी हूं, और जहां तक मेरा मानना है कि पर्यावरण और एग्रीकल्चर के बीच में एक अच्छे ताल्लुकात है, तो इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास में इस संबंध में अच्छा ज्ञान है जहाँ तक मुझे पता है, और दर्शकों से भी निवेदन करूँगा कि मैं जुड़ा हुआ हूँ अमर ज्योति पब्लिक स्कूल भादराज उनके साथ में, और हमारी विशेष चर्चा और संवाद हो रहा है श्रीमान हनुमान सिंह जी BTU के साथ, तो एक नए सवाल के साथ में कि पर्यावरण और एग्रीकल्चर के साथ में क्या ताल्लुकात है बिट्टू साहब? देखिए, पर्यावरण और एग्रीकल्चर एक दूसरे के पूरक है। बिना एग्रीकल्चर के पर्यावरण का बढ़ोतरी हो नहीं सकती। और हमारा जो परिवेश है, पुराना परिवेश रहा है, उसमें खेती इस प्रकार से होती थी, जैविक खेतियाँ होती थी, तो पर्यावरण भी शुद्ध रहता था। तो मतलब आज का जो स्टूडेंट जब कृषि पे रिसर्च करेगा, पता करेगा कैसा अपना पानी है, कैसी मिट्टी है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा वनस्पतियाँ लगेगी, जंगल बढ़ेंगे, तो पर्यावरण का प्रदूषण मिटेगा, और देश है जो आगे की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ है, मैंने न्यूज़ में देखा भी था विद्यालय के विषय में, और मैंने यहाँ का जब आपने स्वागत जुलूस निकाला बच्चों के टॉपर के बीच साथ में, तब मैंने एक यहाँ की गाइडलाइन देखी थी, उसमें था कि 100 गतिविधियों के साथ में 100% रिजल्ट। तो ये 100 गतिविधियों का मोटो क्या है, लोगो क्या है, उसके संबंध में जानना चाहूँगा। देखिए भरत जी, मैं हमेशा इस सोच का, विचारधारा का व्यक्ति रहा हूँ कि केवल रटंत विद्या करना, केवल तोते की तरह रटा लेना विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। विद्यार्थी का विकास ऐसा हो कि वो अपने विद्यालय से जब निकले तो विवेकानंद और कलाम बन के निकले, उसकी सोच ऊंची हो। तो उसके लिए केवल किताबों से परे भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली रूप से अपन करवा सकते हैं। तो हम जुलाई से ही कैलेंडर निश्चित कर लेते हैं, और अप्रैल तक चलता है। हर महीने कम से कम 10 से 12 गतिविधि ऐसी होती है, चाहे वो किसी प्रकार जयंती उत्सव से संबंधित हो, चाहे वो संविधान सप्ताह से संबंधित हो। विशेषकर जो हमारे नवाचार रहे हैं, जो मतलब आज राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर गए, जो हमारा खिलौना बैंक की योजना है, जिसमें एक बहुत ही शानदार पहल की हमारे विद्यार्थियों ने। एक विद्यार्थी एक खिलौना, हमारे यहाँ पे विद्यार्थी का जब बर्थडे आता है ना, तब वो एक खिलौना दान करता है खिलौना बैंक में। तो आज हमारे खिलौना बैंक में कम से कम 1500 से 2000 खिलौने हैं, जो नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकंड वाले बच्चे जब चाहे वो खिलौने से खेल सकते हैं। कोई उसका शुल्क नहीं, एक खिलौना लाइब्रेरी की तरह हो गया है। हमारा एक पिकनिक सप्ताह कॉन्सेप्ट चलता है, जब होली के आसपास एग्जाम आने होते हैं उससे पहले हैं, तो हमारा महीना 1.5 महीना तक पिकनिक सप्ताह चलता है। तो भादराजून के आसपास जितने भी रमणीक और पर्यटन और धार्मिक और प्राकृतिक स्थान, उनका हम एक क्लास को एक दिन विजिट करवाते हैं। तो उससे वो प्रकृति के बारे में, वहाँ की धार्मिक मान्यताओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, ग्रामीण परिवेश के बारे में, पशुपालन के बारे में जानते हैं। तो उससे बच्चे का जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, और जो बच्चा वो उन गतिविधियों से सीखता है ना, वो ही रिजल्ट होता है। बाकी मार्कशीट कोई बड़ा पैमाना नहीं होता है
कि भले वो रटंत विद्या से आ जाए, रट के बना ले, या 2 दिन 4 दिन पढ़ के बना ले, या कोई नकल से बना ले, वो कोई बड़ा पैमाना नहीं होता। हमारे यहाँ बच्चा टॉपर भी रह रहा है तो वो सभी गतिविधियों में भाग लेता है। हमारे बच्चों की आप वाद विवाद की वीडियो देखेंगे, हमारे बच्चों की आप भाषण प्रतियोगिताएं देखेंगे, तो इतना शानदार रहता है कि बच्चे बड़ी रुचि लेके करते हैं। हाँ, वैसे आप जितने भी आप जान रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान में मौर्य मांटेश्वरी है, उन्होंने भी कहा है कि बच्चा खेल खेल में सीखे। फ्रॉबेल महोदय ने भी कहा है कि बच्चा एक पौधा है और शिक्षक एक माली है, और माली जब पौधे को सींचेगा तब नवाचार होना निश्चित है। और एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़े दिनों पहले आपके विद्यालय में एक मेला लगा था। मुझे उस मेले के विषय में पूरा तो ज्ञात नहीं है, पर वो मेला क्या था और किसके संबंध में था और किस संस्था ने आप विद्यालय को चुना? ये राजस्थान सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, तो वो क्या करता है कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार के लिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है वैज्ञानिक सीवी रमन के जन्मदिन पे 28 फरवरी, तो 28 फरवरी से 15 मार्च तक ये अलग अलग जगह पे एक जिले में एक संस्था को ये चुनते हैं और वहाँ पर ये विज्ञान दिवस समारोह होता है, जिसमें विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवानी होती है। क्विज है, चाहे वो चार्ट है, मॉडल है, विज्ञान से संबंधित स्लोगन हैं, कविताएं, जो भी है विज्ञान से संबंधित जिसमें बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो, तो उसको लेकर एक ऐसी वैकेंसीज निकली थी और हमने इसके लिए अप्लाई किया। तो उसका चयन हुआ हमें कि भाई हम उस पर खरे उतरे, क्योंकि उसमें वो मांगते हैं कि आप कितने एक्टिव हो। केवल पढ़ाई वाली स्कूल नहीं चाहिए उनको, पढ़ाई के साथ एक्टिविटी वाली स्कूल चाहिए, हाँ, सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए। और उसमें एक नहीं 27 प्रकार की एक्टिविटी ऐसी होती है जो उसमें सरकारी या गैर सरकारी संस्थान को भागीदार बनाते हैं। तो आने वाले समय में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग से और भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें बच्चे हैं जो बाहर टूर पे जाएंगे, इसरो का भ्रमण करेंगे, वो कहीं और वैज्ञानिक पार्कों में जाएंगे, कहीं और जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद तक भी जाएंगे, बेंगलोर तक भी जाएंगे, नेशनल स्तर के कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लेंगे। तो उसमें भी हमारे विद्यालय का ये चयन हो रखा है। तो ये वापस अब जो जैसे उनका जो कैलेंडर आएगा उसके अनुसार हमें इन्फॉर्म होगी और हमारे विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और अमर ज्योति स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था। 2 दिन का मेला लगा था और पूर्व विधायक शंकर सिंह जी राजपुरोहित आहोर और बाल विकास कल्याण समिति की अध्यक्षा लीला राजपुरोहित जी, नौरवा सरपंच जी, महामंडलेश्वर संतोष भारती जी वगैरह कई गणमान्य लोग और बहुत सारे अभिभावक भी आए थे। और कम समय में विद्यार्थियों ने ऐसे ऐसे मॉडल और इतने बाल वैज्ञानिकों ने शानदार प्रोजेक्ट पेश किए कि लोग देखते ही मतलब दांतों तले उंगली दबा गए। और वास्तव में उन बच्चों ने बहुत मेहनत की और ये हमारा ये एक्टिविटी आधारित होने पर ये फ़ायदा मिला कि उसमें बच्चों में रुचि भी बढ़ती है और बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आपके विद्यालय का चयन हुआ था और बहुत खुशी की बात है। और एक इस प्रकार से कहें कि एक नवाचार था विद्यालय के प्रति भी और इस क्षेत्र में कि आपके विद्यालय को चुना। और एक और बात जानना चाहूँगा कि मेरा एक जानना है और मुझे जैसी सूचना मिली है, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि इस विद्यालय में विशेषकर, हालांकि लड़के लड़कियां कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं, पर मैंने ये समझने को मिला, मुझे सुनने को मिला कि आप लड़कियों हेतु बहुत विशेष प्रयास करते हैं। आप लड़कियों हेतु विशेष प्रयास करते हैं, तो लड़कियों हेतु आप क्या कर रहे हैं विद्यालय, ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से। देखिए, मेरा एक सपना था और हमारे जो संस्था के संरक्षक रहे पूर्व राजा गोपाल सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष थे पूर्व, तो उन्होंने मुझे कई बार कहा भी था कि हनुमान सिंह जी, आप विद्यालय चला रहे हो, एक ऐसा काम कर रहे हो, समाज का पुनीत कार्य है, रोजगार अलग बात है, पर बालिकाओं के लिए इस क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ापन था। बालिकाएं 8वीं के बाद पढ़ना ही नहीं चाह रही थी, उनको उपयुक्त माहौल नहीं मिल पा रहा था स्कूल में। मेन बात ये है। वो मतलब ये डर सी रही थी। जब हमने 8 तक विद्यालय चला रहे तो कई सारे पेरेंट्स रोजाना आके कह रहे थे, सर आप यहाँ तो 10 तक स्कूल करेंगे, तो हम तो बच्चों को छुड़वा रहे हैं, तो हमें 10th करनी पड़ी। और जब 10th के 1-2 बैच चले तो फिर पेरेंट्स 10th के बाद में छुड़वा लेंगे, नहीं आप 12th करिए। और अभी हमारे ऊपर प्रेशर कॉलेज के लिए भी है कि नहीं, हमारी बच्चियाँ बाहर नहीं जाए, क्योंकि माहौल सूटेबल हो जाता है, सुरक्षित माहौल है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमने हमेशा शुरू से रखा है कि 50-50 का क्राइटेरिया रखा है। 50% हम महिला स्टाफ रखते हैं और 50% पुरुष स्टाफ रखते हैं, तो एक अच्छा सामंजस्य भी चलता है और बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती हैं। और हमारे बेटियों के मतलब इतने मतलब निडरता के साथ और साहस के साथ वो पढ़ती है ना। हर एक क्लास में आप देखोगे तो टॉपर्स में गिनती बालिकाओं की ज़्यादा आती है। और कृषि जैसे संकाय को बालिकाओं द्वारा लेना
और एक उसको चैलेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हमारा 26 जून को अमर ज्योति स्थापना दिवस है भरत जी, और पिछले बार हमने एक चैन शुरू की, एक अग्निपथ नाम से एक हमने सेमिनार कार्यक्रम, कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम चलाया है। तो इस बार भी हम करने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा, जो 10वीं पास आउट जो भी विद्यार्थी, जितने भी चाहे लड़के लड़कियां हैं, तो उनकी हम कैरियर काउंसलिंग कराएंगे। एक्सपर्ट बुलाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह, जो भी जानकार IT विभाग के वगैरह, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के जानकार लोगों को बुलाते हैं, और सेमिनार भी होता है। और उसमें उन बालक बालिकाओं और अभिभावकों की काउंसलिंग करते हैं कि आपका बच्चा 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट ले और क्यों ले, इसके पीछे हाँ, इसके क्या कारण है, उसमें क्या रोजगार है, क्या आगे जाके वो बनेगा, कैसे क्या करेगा, पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, पेरेंट्स क्या चाहता है। तो उन सब से हम बात करते हैं, जो आने वाले एक्सपर्ट्स बात करते हैं, और उनको हम राय देते हैं। और पिछली बार भी आप यकीन नहीं करोगे, पहली बार हमने ये कार्यक्रम रखा था और 55 स्टूडेंट्स और करीबन 50 के लगभग अभिभावकों ने 100 के लगभग गैदरिंग थी। और हमारे परम मित्र श्रवण सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर बांगड़ कॉलेज से, आफरी से सोनलाल जी गर्ग जोधपुर से, आफरी जोधपुर से, और 2 एक्सपर्ट्स, एक मनोवैज्ञानिक हेमंत जी सियाग जालोर से, और सेंट एंस स्कूल जालोर के प्रिंसिपल किशोर जी राजगुरु आए थे। और उनसे हमने व्याख्यान भी रखे, और उनने बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट किया। भले ही वो बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन ले, ये सभी के लिए निःशुल्क होगा। आसपास के विद्यार्थी आ सकते हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और शानदार रूप से उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, ताकि बच्चा भ्रमित नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, पेरेंट्स तो चाहता है साइंस ले, बच्चे की रुचि आर्ट्स में होती है, वो चला जाता है, फिर वो बीच में छोड़ना पड़ता है, जो अपेक्षित उसको रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, और बच्चा इधर उधर भटकता रहता है। नहीं, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चे के अनुसार ही वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर बच्चा चाहता है, मैं भी आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर बच्चा चाहता है कि वो आर्ट्स ले तो बच्चे के हिसाब से चले, बच्चा चाहता है कि वो साइंस ले तो बच्चे के हिसाब से चले। क्योंकि आपने सभी ने दोस्तों एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें बताया गया है कि हनुमान सिंह जी की हर एक बच्चा एक स्पेशल बच्चा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं। बच्चा बिल्कुल कोमल एक सफ़ेद कागज़ की तरह है, आप उसको कि उसकी मर्जी से करने दें, वो बच्चा आपको निस्संदेह अच्छा रिजल्ट देगा। और जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट बात पूछना चाहूँगा कि भविष्य में आप अपने स्टूडेंट है, अपने स्टूडेंट का मतलब आपके विद्यालय के ही नहीं, अपने क्षेत्र के जिले भर के विद्यार्थियों के लिए जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं हमें, उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि जो अपना जालोर जिला है ना, वो पिछड़ा इलाका है। अभी भी हम देखते हैं, कई बार हमारा विद्यालय ऐसा है ना, तो 12th पास आउट के साथ ही उनको गाइड भी करना शुरू कर लेता है कि आप PTT का फॉर्म भरिए, BSTC का फॉर्म भरिए, आप कोई तैयारी के लिए आगे भरिए, CUT का भरिए, नीट की करिए, तैयारी जो भी करिए। उसमें हम बराबर काउंसलिंग भी करते हैं बच्चे की, बच्चे को बताते भी है कि भाई 12th के बाद में आपको क्या, जैसे 10th के बाद में हम अग्निपथ रख रहे हैं, वैसे 12th के बाद में बच्चों के लिए भी ये उसमें कार्यक्रम में स्वागत है कि वो करना चाहते क्या करना। ऐसे हमने कई सारे विद्यार्थियों को तैयार भी किया। इस बार हमने एक पहल भी की है, हमने 2021 से एक पूर्व विद्यार्थी को हम अमर ज्योति गौरव पुरस्कार देते हैं। 2021 में एक इंडियन एयरफोर्स में जो विद्यार्थी हमारा नर्सरी से 12th तक पास आउट हमारा विद्यार्थी, और हमने तैयार किया, हमारी गाइडलाइन में वो पला बढ़ा आगे पढ़ा, और वो इंडियन नेवी एयरफोर्स में हुआ, ईश्वर चंद्र वैष्णव राणा से। फिर सेकंड नंबर 2022 में हमने डॉक्टर ममता प्रजापत निमला की ढाणी से, बहुत ही साधारण परिवार से, बहुत ही किसान परिवार से, आज वो बच्ची SMS से MBBS कर चुकी है, आगे वो एम्स दिल्ली की ओर जा रही है सर्जन बनने के लिए। ये बहुत बड़ी एक संस्था के लिए और एक क्षेत्र के लिए पूरी गाइडलाइन वो रही है जो मेरी रही है भरत जी, हमारी संस्था की रही है। जब भी उनको उन बच्चों को गाइडलाइन की जरूरत होती है, वो रात को 12 बजे भी फोन करते हैं, जवाब देते हैं। जहाँ जरूरत होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, गाइडलाइन रूप से जो भी होती है, हम उनकी मदद करते हैं। एक विद्यार्थी हमारा पूर्व खुशवंत राजपुरोहित, जो अभी ताइवान यूनिवर्सिटी में उसका PhD के लिए सिलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट सीट पे पूरे खर्चे पे 1 लाख की JRF सीट के साथ, तो उसको हमने 2023 के अमर ज्योति गौरव सम्मान के लिए चुना है। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं। और दूसरे, मैं ये नहीं कहता कि हमारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को कोई गाइडलाइन मिलेगी। दूसरा, किसी भी स्कूल का विद्यार्थी हो, अपने छत्रगांव, वो आए और वो जानकारी ले, उसको कोई जानकारी नहीं है, चाहे वो कोटा जाना चाहता है, चाहे वो जोधपुर जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, उदयपुर जाना चाहता है, तो हम उसको गाइडलाइन करते हैं, पर्याप्त रास्ता बताते हैं। किसी बालिका को मदद भी होती तो करवाते हैं, कोई संस्था से भी करवाते हैं, किसी भामाशाह से भी करवाते हैं, किन्हीं सामाजिक संस्थाओं से भी बात करते हैं, तो उससे मतलब बालिकाओं बच्चों को वगैरह हेल्प मिल जाती है और वो आगे तक बढ़ पाते हैं। तो निश्चित रूप से अपने समाज में जागृति की जरूरत है। और मैं तो अभिभावकों और इन युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को वगैरह छोड़ा है नहीं। आजकल खूब सारी कॉलेजें हो गई है और खूब सारी सुविधाएं हो गई है, ऐसा बात नहीं है।
घर से दूर भले आप भादराजून से बाहर निकल के और जाओगे तो भी बाहर है, दिल्ली जाओगे तो भी बाहर है। और बहुत ही जागरूकता आ गई और सोशल मीडिया और टेक्निक का समय आ गया पूरा। आप वहाँ से बैठे बैठे कैमरे में देख सकते हो आपकी बच्ची क्या कर सकती है। तो कहीं डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, और निस्संदेह आप जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आप अपनी संस्था को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आप अपने एरिया में रिजल्ट दे रहे हैं हनुमान सिंह जी, तो इसके निश्चित इसके पीछे ये भी एक मेरा मानना है कि कहीं न कहीं आपके जो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से मजबूत होता है, तो उसका कहीं न कहीं मंत्रिमंडल मजबूत होता है, तब जाकर के प्रधानमंत्री मजबूत होता है। तो निस्संदेह आपका जो पूरा स्टाफ है वो बिल्कुल मजबूत है, और उनके लिए मैं जाना एक बार बधाई आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। देखिए, कोई अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मेरी जो स्टाफ टीम है ना, बहुत ही शानदार है जी। मैं हमेशा जो भी स्टाफ रखता हूँ ना, हल्का स्टाफ मेरे पास टिकता नहीं है, प्रेशर स्टाफ के ऊपर होता नहीं है। बड़ी खुशी के तरह से मैं ब्रजी बताऊं कि एक नवाचार खत्म नहीं होता है ना, दूसरा नवाचार मैं तैयार करके उनको टास्क दे देता हूँ, और वो उतनी तन्मयता के साथ लगते हैं ना। बड़े अभी बीच में हमारे एक जालोर के एनसीटी मेंबर है संदीप जी भाई साहब जोशी जी, बहुत ही अच्छे नवाचार एक्सपर्ट है। तो उनका एक नवाचार था वो प्रार्थना कार्यक्रम अलग अलग करना वगैरह। हाँ, मैं भी जुड़ा उनसे। उन्होंने आज भेजा और हमने उसको इतना क्रियान्वित दी, उन्होंने खुद ने अचंबा किया यार, वास्तव में आपकी स्टाफ टीम को सैल्यूट। तो हमने इतना प्रार्थना कार्यक्रम 5-7 दिन इतने रोचकता तरीके से, नए नए तरीके से करवाया कि मतलब बहुत आनंद आ गया बच्चों को। क्योंकि प्रार्थना कार्यक्रम होता है ना, विद्यालय का रूपक होता है, और वो रूपक यदि सही हो ना तो दूसरी गतिविधि बहुत ही शानदार हो जाती है। तो निश्चित रूप से हमारा विद्यालय एक ऐसा है जिसमें बच्चों में संस्कारों का पूरा बीजारोपण होता है शिक्षा के साथ। केवल रटंत विद्या बनाना हमारा काम नहीं है, केवल पैसा कमाना हमारा काम नहीं है, हम एक भारत का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन को सोचना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं मेरी स्टाफ टीम को, चाहे वो बाईजी से लेकर चाहे वो प्रिंसिपल तक, व्यवस्थापक जी तक, प्रभारी तक, मैडम जी तक, जो भी बहुत ही शानदार और अच्छा प्रयास करते हैं, उन सब के लिए बहुत साधुवाद और उनको मतलब बहुत बहुत आभार जी। हाँ, तो हम जुड़े हुए थे संस्था प्रधान जी श्री हनुमान सिंह जी बिठू, अमर ज्योति पब्लिक स्कूल भादराजून के साथ में। दोस्तों, मैं भी आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप भादराजून, ये जालोर ज़िले के आहोर कस्बे के पास में अब तहसील बन चुकी हैं, आप ज़रूर इस विद्यालय में एक बार विजिट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एडमिशन ही लीजिए, और हमारा मोटो ये भी नहीं है। हमारा इस वीडियो बनाने का मोटो केवल मात्र ये है कि जो कृषि संकाय है, कृषि संकाय के प्रति जो लोगों की धारणा है उसको एक बार जागृत करना, उनको जानना कि कृषि संकाय में कितना स्कोप है, उसके संबंध में बात करना। तो उससे लिए मैंने आज विशेष चर्चा की थी, विशेष संवाद हम श्रीमान जी से साथ में किया। तो दोस्तों, आप ज़रूर एक बार इस विद्यालय में विजिट करें, और वीडियो किस प्रकार से लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर लिखिए। और भविष्य में इस तरह के और भी वीडियो के साथ में मैं भरत कोराना आपके साथ में हाजिर रहूँगा। आज लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। शुक्रिया, शब्बा खैर।